नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट 3 में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले देखते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन का ही एक पार्ट होता है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन को सबसे पहले जो है रॉय हैरोल्ड ने डेवलप किया था। उसके बाद 1933 में E.H. चैम्बरलिन ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, और ब्रिटिश इकोनॉमिक्स जॉन रॉबिन्सन ने इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो है इम्परफेक्ट कंपटीशन को डेवलप किया। फिर जो है इम्परफेक्ट कंपटीशन में मेनली 3 मार्केट सिचुएशन होती हैं। पहली हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर ओलिगोपोली, और थर्ड जो है वो हमारी डिओपोली। अब मेन जो हम करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज सेंट्रल सिचुएशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच की सिचुएशन होती है हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब पढ़ते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज फाउंड इन द इंडस्ट्री वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलर सेलिंग डिफरेंशिएटेड बट क्लोज सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। कि यहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, बेचने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो जो है जिन प्रोडक्ट को वो बेच रहे होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं। ठीक है, कि आसानी से हम एक गुड्स के बदले जो है उनकी उस गुड्स दूसरे गुड्स को जो है आसानी से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ फार्म्स एंड बायर। कि यहाँ पे खरीदने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं और बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, फर्म भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बायर भी जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर दूसरा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में मेनली होता है कि सभी की जो गुड्स होती हैं उनमें उनके क्वांटिटी, उनकी क्वालिटी, उनकी साइज या फिर उनके ब्रांड, इनके आधार पे जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। यानी कि वो थोड़ी बहुत एक दूसरे से जो है अलग होती हैं, सिर्फ उनके नाम से, उनके ब्रांड से, इनके आधार पे ही उनमें अंतर जो है वो पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट क्या है कि एक कोलगेट वाला टूथपेस्ट ले या फिर एक पेप्सोडेंट ले। ठीक है, तो इनमें क्या है, इनके सिर्फ नाम के आधार पे ही जो है, या इनके ब्रांड के आधार पे इनमें, या इनके टेस्ट के आधार पे लगा लीजिए, तो इनके आधार पे ही जो है इनमें थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो पाया जाता है। लेकिन अगर हम जो है, हमारे पास कोलगेट नहीं है तो आसानी से हम उसको पेप्सोडेंट से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, यानी कि उसकी कोलगेट की जगह पे पेप्सोडेंट को जो है आसानी से यूज हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद है थर्ड हमारा फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। कि यहाँ पे फर्म जो है वो आसानी से एंट्री भी कर सकती हैं और फर्म आसानी से उसको छोड़ के भी जा सकती है। यानी कि हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारा जो उद्योग है, उससे बाहर भी जो है फर्म में वो जा सकती हैं। फिर उसके बाद है लिमिटेड मोबिलिटी। लिमिटेड मोबिलिटी ये है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में या फिर गुड्स और सर्विसेज, इनमें जो है परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, परफेक्ट मोबिलिटी इसलिए नहीं होती है क्योंकि इनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो यहाँ पे इक्वल नहीं होती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल ना होने की वजह से यहाँ पे परफेक्ट मोबिलिटी नहीं पाई जाती है। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज करने से हमें कितना एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे प्रोडक्शन हमें मिलता है। ठीक है, कि एक अतिरिक्त इकाई का यूज अगर करेंगे तो उससे कितना अतिरिक्त उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं, वही होती है हमारी सीमांत उत्पादकता या फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो वो यहाँ पे इक्वल ना होने की वजह से इनमें जो है लिमिटेड मोबिलिटी पाई जाती है। फिर है पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस। कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में किसी भी फर्म का अपनी कीमत पर जो है एक सीमित जो है नियंत्रण वो होता है। ठीक है, एक पार्शियल कंट्रोल होगा, वो कुछ हद तक जो है अपनी कीमत को कंट्रोल कर सकती है, वरना जो बाकी की फर्में होती है सभी जो है बाज़ार में मिलके एक दूसरे से कॉम्पिटिटर के साथ मिलके जो है वो प्राइस डिसाइड कर लेती हैं। फिर उसके बाद है सेलिंग कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट होता है कि जहाँ पे फर्म जो है अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए उनके लिए एडवर्टाइजमेंट देती है, उनके प्रसार प्रसार के लिए कुछ जो है न्यूज़पेपर में, रेडियो में, इनमें जो है एडवर्टाइजमेंट को देती है ताकि उनका जो है रेवेन्यू वो बढ़ सके। मेनली यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है।
तो इस डायग्राम में दिखाया गया है कि कैसे एसी जो है, एसी एवरेज कॉस्ट जो हमने अपनी सेलिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने कॉस्ट पे की, जिसकी वजह से हमारा एवरेज रिवेन्यू क्या होगा, ठीक है। एवरेज रिवेन्यू फिर क्या होता है, बढ़ जाता है जब हम पहले जो है सेलिंग कॉस्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा एवरेज रिवेन्यू बढ़ जाएगा। एवरेज रिवेन्यू जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हम जो है अपनी सेलिंग जो कॉस्ट है उसको भी बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि हमें जो है उतने ज़्यादा ही यहाँ पे प्रॉफिट मिलने लग जाते हैं, और ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की वजह से हम हर बार जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को भी यहाँ पे बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि तब अगर हम दोबारा से अपनी ऐड पे पैसा खर्च करते हैं, तो वो वहाँ पे हमें जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि जो हमें प्रॉफिट हो रहे हैं वो यहाँ पे कम होना जो है स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ऊपर वाली सिचुएशन में दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो है हमारे एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर जो है प्रॉफिट जो है हमारे वो यहाँ पे कम हो जाते हैं, जबकि नीचे हमारे प्रॉफिट ज़्यादा थे। तो एक टाइम के बाद जो है हमारी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी जो है वो अपना कम इफ़ेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देती है। फिर इसके बाद आते हैं इम्परफेक्ट नॉलेज पे। तो मेनली जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है, यहाँ पे जो बायर होते हैं, जो सेलर होते हैं, उनको अपनी प्राइस के बारे में परफेक्ट जो नॉलेज है वो यहाँ पे नहीं होती है। फिर उसके बाद आते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन होता है कि वो अपने प्राइस में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे, ना प्राइस को बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, बल्कि उसके साथ जो है कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके जो है अपने गुड्स को वो बेचेंगे। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम एक सर्फ एक्सेल का पैकेट लेते हैं, तो उसके साथ हमें एक बाल्टी फ्री मिल जाती है या एक चम्मच जो है वो साथ में फ्री दे देते हैं। तो ये होगा नॉन प्राइस कंपटीशन, कि यहाँ पे गुड्स के प्राइस में हमने जो है परिवर्तन नहीं किया, ठीक है, तो उसमें परिवर्तन ना करके उसके साथ जो है कुछ हम फ्री में देने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ग्राहक जो है वो ज़्यादा उस वस्तु को ख़रीदने के लिए आ जाते हैं। फिर उसके बाद है इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम होता है, एक लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन में हमारे पास 3 सिचुएशन होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस। जबकि लॉन्ग रन जो प्रॉफिट होता है उसमें हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट जो है कोई भी फर्म वो गेन कर रही होती है। फिर फर्स्ट करते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब शॉर्ट रन टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे हम अपने प्लांट या मशीनरी में जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो सिचुएशन है वो होती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। फर्स्ट तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है कि एम आर ग्रेटर दैन एम सी, यानी कि हमारा जो एवरेज रिवेन्यू है हमारे एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगा, और फिर एम सी इज इक्वल टू एम आर होगा, यानी कि मार्जिनल जो कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगी, और एम सी कट एम आर का फॉर्म बिलो, कि एम सी जो है हमारे एम आर को नीचे से कट कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम डायग्राम में देखते हैं मेनली हमारी जो कंडीशन है उनको। तो यहाँ पे जो हमारा ए आर कर्व है, यहाँ पे ये हमारा ए आर कर्व है, और ये जो है शॉर्ट रन ए सी है। शॉर्ट रन ए सी फर्स्ट कंडीशन की ए आर ग्रेटर दैन होना चाहिए, ए सी हमारी कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए सी कम है और ए आर ज़्यादा है। फिर दूसरी कंडीशन की ए आर जो है एम आर के इक्वल होना चाहिए और उसको नीचे से काट रहा होना चाहिए। तो ई पॉइंट पे ये इक्वल है और इसको एम सी कर्व जो है इसको नीचे से काट रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो है आउटपुट और हमारे प्राइस डिसाइड हो जाते हैं। अब एक फर्म जो है वो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही होती है, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का मेन फॉर्मूला है यहाँ पे कि हम जो है अपने ए आर माइनस ए सी करें, ठीक है, कि हमारा जो एवरेज रिवेन्यू है उसमें से अगर एवरेज कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो एब नॉर्मल प्रॉफिट है यानी सुपर नॉर्मल जो प्रॉफिट है वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए आर है ए ई क्यू वन माइनस सी क्यू वन। तो यहाँ पे जो है ई सी, तो ई सी के बराबर जो है कोई भी फर्म यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है अर्न कर रही होती है। इनको एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये हो गए हमारे सुपर नॉर्मल की कंडीशन। अब इसके बाद करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट।
नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होती है कि ए आर इज इक्वल टू ए सी, एम सी इज इक्वल टू एम आर और एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सिचुएशन देखते हैं कैसे हमारे डायग्राम में फुलफिल होती है। तो ए सी जो है वो ए आर के इक्वल है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन कि एम सी जो है वो एम आर के इक्वल होना चाहिए और ये इसको नीचे से काट रहा हो। तो ये तीनों सिचुएशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं और कोई भी फर्म जो है ए पॉइंट पे यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही होती है। फिर उसके बाद आती है मिनिमम लॉस की कंडीशन। तो मिनिमम लॉस की फर्स्ट कंडीशन है कि एम आर लेस देन ए सी, कि यहाँ पे हमारा एवरेज रिवेन्यू कम होगा और एवरेज कॉस्ट जो है वो यहाँ पे ज़्यादा होगी और हमारी एवरेज वेरिएबल जो कॉस्ट होती है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है और एम आर जो है एम सी के बराबर होता है और एम सी कट एम आर का फॉर्म बिलो। तो अब डायग्राम में देख लेते हैं, यहाँ पे हमारी ए सी जो है वो ज़्यादा है और ए आर यहाँ पे हमारा ए सी से कम होता है। फिर दूसरी कंडीशन कि ए वी सी इज इक्वल टू ए आर, ठीक है, कि ए वी सी यहाँ पे ए आर के इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू ए आर। फिर उसके बाद एम आर और ए आर इक्वल होने चाहिए, तो ये दोनों इक्वल है और ये इसको नीचे से कट करने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी सभी जो कंडीशन है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे जो मिनिमम लॉस की सिचुएशन है उसको कैसे देखते हैं, वो होता है हमारा कि ए सी माइनस में ए वी सी। तो हमारी जो है मिनिमम लॉस जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो ए सी जो है हमारा वो यहाँ पे है ए क्यू, ए सी हमारा ए क्यू और ए वी सी जो है हमारा वो हमारा बी क्यू, ए वी सी बी क्यू तो इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी फर्म जो है ये यहाँ पे कोई भी फर्म जो है पी ए बी पी वन के बराबर जो है यहाँ पे मिनिमम लॉस जो है वो उठा रही है। ठीक है, कि यहाँ पे एक फर्म को जो है ए बी के बराबर जो है मिनिमम लॉस हो रहे हैं। फिर उसके बाद आता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो लॉन्ग रन टाइम पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे हम जो है अपने प्लांट्स में अपनी मशीनरी में आसानी से जो है चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे एक फर्म जो होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही होती हैं। यहाँ पे कोई भी फर्म ना तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है और ना ही यहाँ पे वो जो है मिनिमम लॉस की सिचुएशन में होती है, क्योंकि यहाँ पे आसानी से फर्म एंटर भी कर सकती हैं और बाहर भी जा सकती हैं। इसी मेन कंडीशन पे ये डिपेंड करता है कि फर्म जो है वो क्या अर्न कर रही है, नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल। अगर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है तो लॉन्ग रन टाइम पीरियड ऐसा पीरियड होता है कि जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है तो दूसरी फर्में भी यहाँ इसी मार्केट इसी जो कंपटीशन में आना पसंद करेंगी, इसी इंडस्ट्री में आएंगी। तो इस इंडस्ट्री में आएंगी तो दोबारा से फिर से नॉर्मल सिचुएशन नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन पे आ जाएंगी। लेकिन अगर मिनिमम लॉस यहाँ पे अर्न कर रही होती हैं तो फर्में क्या धीरे धीरे ये देखेंगी कि हमें लॉस हो रहा है तो वो क्यों उठाएंगी, तो इसलिए वो आसानी से बाज़ार से बाहर चली जाती हैं, इंडस्ट्री से बाहर चली जाती हैं। जो वो इंडस्ट्री से बाहर जाएंगी तो फिर से जो है नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन आ जाएगी। तो इसी वजह से लॉन्ग रन में जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम जो है सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में होते हैं। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन है कि ए आर जो है हमारा इज इक्वल टू होना चाहिए ए सी, तो यहाँ पे ए आर इज इक्वल टू ए सी है। दूसरा हमारा एम आर एम सी के बराबर होना चाहिए और उसको नीचे से कट कर रहा होना चाहिए। तो ये सभी जो कंडीशन यहाँ पे ए पॉइंट पे फुलफ़िल हो जाती हैं और इस ए पॉइंट पे जो है फर्म जो है नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही होती हैं। और मेनली जो यहाँ पे हमारे ए आर और एम आर कर्व होते हैं इनमें डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारे ए आर और एम आर कर्व जो है वो ज़्यादा फ्लैट होते हैं। ठीक है, जबकि मोनोपोली में ये जो है थोड़े से स्टिप होते हैं। फिर उसके बाद है एक्सेस कैपेसिटी। Excess capacity is a difference between optimum output and actual output in the long run equilibrium। तो excess capacity जो है हमारी जो जितना प्रोडक्शन हम
कर रहे हैं और जितना हम एक्चुअल में कर सकते हैं, उनके बीच के डिफरेंस को हम एक्सेस कैपेसिटी बोलते हैं। फिर ऑप्टिमम आउटपुट ऑफ अ फर्म हैव बीन रिगार्डेड टू बी द आउटपुट विद द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज़ मिनिमम। जहाँ पे हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी वही हमारा जो है ऑप्टिमम आउटपुट होता है। फिर इसको डायग्राम से देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है ओ वाई एक्सिस पे जो है हमने ले रखा है रेवेन्यू एंड कॉस्ट और नीचे आउटपुट। तो यहाँ पे ए आर कर्व जो है ये हमारा ए आर है और ये हमारा एम आर कर्व है। यहाँ पे लॉन्ग रन जो है ए सी कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये यहाँ पे ए पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारी जो ए आर होती है वो ए आर ए सी को कट कर रही है, वहाँ पे हम जो है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं और इसके साथ यहाँ पे हमारी जो है ऑप्टिमम आउटपुट की सिचुएशन होती है। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्टिमम आउटपुट करते हैं और यहाँ पे मेनली जो दूसरी कंडीशन होती है वो हमारी ये होती है कि जहाँ पे हमारा एम आर जो है वो ए सी के बराबर होगा, वहाँ पे हम जो है अपना प्रोडक्शन जो है वहाँ पे करते हैं और वही हमारी ऑप्टिमम लेवल होती है। लेकिन एक्चुअल में जो फर्म होती है वो अपना आउटपुट जो है वो और भी बढ़ा सकती है, वो अपने आउटपुट को जो है वहाँ पे लेके आ सकती है जहाँ पे उसकी एवरेज कॉस्ट जो है वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। तो एक्चुअल जो आउटपुट होता है वो हमारा वहाँ होता है जहाँ पे ए सी इज इक्वल टू एम सी होता है। तो एक्चुअल आउटपुट में से जब हम ऑप्टिमम आउटपुट को माइनस कर देते हैं तो वहाँ पे हमारी जो कंडीशन है एक्सेस कैपेसिटी, तो वो यहाँ पे आ जाती है। तो मेनली यहाँ पे हमारा जो ओ क्यू 2 है ये हमारा एक्चुअल आउटपुट है और हमारा जो ऑप्टिमम आउटपुट है वो है यहाँ पे ओ क्यू 1। तो जब हम एक्चुअल आउटपुट में से ऑप्टिमम आउटपुट को माइनस कर देंगे तो वहाँ पे हमारी एक्सेस कैपेसिटी आ जाती है जो कि आती है Q1 Q2। तो ये जो है ये हमारी एक्सेस कैपेसिटी को दिखाता है कि हम जो है एक्चुअल में ओ क्यू 2 के बराबर यहाँ पे प्रोडक्शन कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो ऑप्टिमम आउटपुट है जिसे हम किसी भी मार्केट सिचुएशन में प्रोड्यूस करते हैं वो हमारा ओ क्यू 1 होता है और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम जो है एक्सेस कैपेसिटी कहते हैं। ये जो एक्सेस कैपेसिटी की जो यहाँ पे सिचुएशन होती है ये मेनली जो है लॉन्ग रन में पाई जाती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन में ये सिचुएशन जो है वो पाई जाती है। तो ये था हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसमें हमने मेनली पढ़ा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, एक्सेस कैपेसिटी क्या है, ठीक है, उसके अलावा इसके इक्विलिब्रियम को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।